नाज़रीन, वो फैसला आ चुका है जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम की नजरें लगी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अराकीन को डी सीट कर दिया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनने के लिए वोट डाला। अब सवाल यह पैदा होता है कि आइन के अंदर जो तहरीके अदम एतमाद की प्रोविजन है वो आज के फैसले के बाद प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो चुकी है और अब यह अदम एतमाद की प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ 4 बीवियां अपने मुश्तरका शौहर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अदरवाइज आपने जो उनके खिलाफ इस वक्त पूरा जो आर्टिकल 17 की रोशनी में आपने सिनेरियो बिल्ड किया है कि जो पार्टी का चेयरमैन है या जो पार्लिमानी लीडर है उसकी पॉलिसी से एक रुकने असेंबली इनहराफ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह भी है कि एक रुकने असेंबली एक ऐसा रोबोट है, ना वो देख सकता है ना सुन सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जीते जागते इंसान की जगह रबड़ स्टैंप है। अगर उसकी पार्टी स्याह करेगी तो वो स्याह के ऊपर वोट लगाएगा, अगर उसकी पार्टी सफेद करेगी तो वो सफेद के ऊपर वोट डालेगा और उसको अपनी किसी भी किस्म की राय का इजहार करने का हक नहीं होगा। और पार्लियामेंट के अंदर जो जमहूरियत का हुस्न है, दुनिया की तमाम बड़ी डेमोक्रेसीज के अंदर जो हुकूमती रुकन है वो हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ करने के बावजूद भी हुकूमत का हिस्सा रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी थी, रिपब्लिकन की जो अक्सरियत थी, बहुत बड़ी तादाद में जो रिपब्लिकन सेनेटर थे, कांग्रेसमैन थे, डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर तनकीद करते थे, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि ये लोग जो हैं इनको डी सीट किया जाए। इस फैसले से क्या हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहते, ये इसकी एक सब्सिक्वेंट डिबेट है जिस पर मुझे आज आपसे बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम शहबाज अहमद, एडवोकेट, सीनियर लॉयर भी हैं, इन आईनी मामलात को भी समझते हैं। शहबाज, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये एक्सपेक्टेड तो था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन क्या ये फैसला आइन की स्पिरिट के मुताबिक है शहबाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऐसा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात डिसाइड की है कि जो मुनहरफ अरकान हैं, जो 25 जैसे कि आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, ये तो नज़र आ रहा था कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स दे दी, अपना डिसीजन दे दिया, तो ये बात नज़र आ रही थी कि इस पे जो है फ़ैसला 100% जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ही होना है और इसको वही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मनन तस्लीम किया गया है और उसमें उन्होंने आर्टिकल 17 को लेके उसको बेस बना के इस फैसले को जो है किया है। आज शहबाज साहब, क्या आर्टिकल 17 1973 के जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन था, जब ये 10 अप्रैल 1973 को आईने पाकिस्तान जो है नाफिज हुआ था, उसमें ये था आर्टिकल 17? मेरे ख्याल से इसमें बाद में अमेंडमेंट की गई है। एग्जैक्टली, इसमें बाद में अमेंडमेंट की गई है कि पार्टी के जो क्या नवाज शरीफ के दौर में। जी, इस आज उनके भतीजे के आगे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो अच्छा, लेकिन मेरा जो बुनियादी क्वेश्चन है शहबाज वो वही है कि जो आइन के अंदर तहरीके अदम एतमाद की प्रोविजन है, इन एन आइडियल केस सिनेरियो एक 100 अराकीन की असेंबली है सिंप्लिसिटी के लिए, उसमें से 52 लोग हुकूमत के हैं, 48 ऑपोजिशन के हैं, कोई इत्तेहादी जमात नहीं है, ठीक है। उस वक्त अगर जो तहरीके अदम एतमाद कोई पेश करना चाहे तो वो हुकूमती अराकीन को साथ मिलाए बगैर तो शहबाज पेश नहीं हो सकती ना? बिल्कुल है, सही है। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया आज की इस फैसले के बाद और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये बात जो ही सामने आ चुकी थी कि क्या अब अदम एतमाद का वोट वो किस तरह फिर लिया जाएगा या उसको किस तरह जो है उसमें पेश किया जाएगा। अच्छा शहबाज साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मुझे ये बताइएगा कि मैं सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए, पता तो मुझे है लेकिन एक मरतबा फिर दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं कि जो कोर्ट का डिसीजन होता है, जब वो डिसीजन दे दिया जाता है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स पर बात करना तौहीन अदालत तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं होगा, तो बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की थी कि वो जो आइन की स्पिरिट थी उसे मेंटेन रखती। शहबाज साहब, ऐसा ही है कि इसमें मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो आपने शायद वो पढ़ा होगा उसमें 2 इख्तलाफी नोट हैं जी और 3 जो हैं जजेस ने उन्होंने इसको जो है इसको दुरुस्त दिए कहा है।
तो इस पे भी अब जो है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल से उसका कोई इसका अगेंस्ट फैसले का अगेंस्ट जाना चाह रही है। लेकिन इशू अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहा, इशू आज जो आ गया है, जो मुनहरफ अरकान है, जो 25 को डिसीट कर दिया गया है, अब इशू यहाँ से स्टार्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने फैसले में, जो फैसला हुआ था उस दिन, उन्होंने कहा था कि जो मुनहरफ अरकान है इनकी वोट की कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं होगी, ये वोट डालने के अहल नहीं हैं। अगर इन्होंने वोट लेकिन डाला जब भी है, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी मुनहरिफ रुकन है उसको वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। शहबाज साहब, डू यू रिमेंबर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट से एक बात थी उस वक्त, उस टाइम पे ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो लिया, उसी मामले को अदम जो एतमाद के वोट जो उसके वक्त तहरीक शुरू हुई वो एक असम्बली में पेश की गई। उसके बाद बेशुमार ऐसे मैटर्स सामने आए, बेशुमार ऐसे आइन शिकनी हुई, बेशुमार मामलात आए जिनमें आपके सामने सुप्रीम कोर्ट जो साथ साथ चलती रही। लेकिन बात अब ये है कि जो अब ये फैसला आया है आज वाला, जो 25 मुनहरफ अरकान को जो डिसीट किया गया है, असल इशू ये शुरू हो गया है। ये अब वही आप वाली बात है कि अब अदम एतमाद कहाँ स्टैंड एग्जैक्टली यानी आप आइन के अंदर जो दो मुतजाद आपस के अंदर क्लॉजेज हैं उनमें से एक क्लॉज को पिक करते हैं, उस क्लॉज को बुनियाद बनाते हैं, उस क्लॉज की बुनियाद पर डिसीजन देते हैं, और जो दूसरा उससे मुतसादम क्लॉज है उसे आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, उसे आप इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली आईनी माहिरीन अब इस पे जो है कोई ना कोई अपनी। शहबाज साहब, आपने सुना होगा कि आइन और जो कानून होता है वो ऐसी मोम की नाक होता है जिसे मंशा के मुताबिक मोल्ड किया जा सकता है। डू यू थिंक इट इज द राइट टाइम टू सी द एग्जाम्पल फॉर दिस? आज तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो फैसले आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज आप होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूं। आज ऐसा ही है। मुझे भी ये बात जो है, देखें, अब मैं नहीं कहता, मैं ना इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी को, लेकिन देखें बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पे क्या अपनी जब भी आइन के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो रही होती है, वो देख रही होती है, उसको लगता है वो सो मोटे ले लेते हैं। लेकिन इशू ये है कि क्या फिर आर्टिकल 17 कहाँ स्टैंड करेगा सर? बात यह है कि क्या पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 17 और तहरीक अदम एतमाद दोनों प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं और जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 17 की अमेंडमेंट मौजूद नहीं है, तो फिर तहरीक अदम एतमाद तो जो पाकिस्तान के 1973 के आइन के जो बानी थे उनकी इंक्लूजन है ना, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब सर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो मुंतखब अरकान हैं जो पार्लियामेंट को देख रहे होते हैं, क्या उन्होंने इनके ऊपर इस आर्टिकल को जो है अमेंडमेंट को बाद में क्या अब हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे? मेरे ख्याल से अभी तो वो हैं, क्योंकि उनके पास अक्सरियत ही इस वक्त जो है सेकंड टर्म की। अच्छा, यावर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूफाई वजीर भी हैं। यावर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। यावर साहब, कहिएगा कि जो 25 अरकान मुनहरिफ अरकान डी सीट किए गए हैं, उनकी जो हिमायत है वो आप लोग भी खो बैठे हैं। हमजा शहबाज का नंबर 172 हो गया है 197 से, और आपका नंबर 141 हो गया है 166 से। तो आप समझते हैं कि आप लोग चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना सकते हैं, या अब भी हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे इस डिसीजन के बाद? यावर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजो। अक्सरियत भी हमारे पास आ गई है। वो जब ये 25 डिस्क्वालीफाई हो गए, डी सीट हो गए, तो उसके बाद हमें 5 की नई हिमायत मिलेगी, 3 खवातीन की और 2 अक़लियती नशिस्तों पे हमारे पास 5 और हो जाएंगे। जो कल रात तक नंबर्स वो जो कैलकुलेट कर रहे थे, 168 हमारे थे काफ लीग को मिलाकर, और इनके 169 थे, अभी हम चले गए हैं 173 की पर। ठीक है जी। वो जो शर्कपुरी साहब के 5 वोट वो भी आपने गिने हैं इसमें? नहीं, वो मैंने नहीं गिने, इसके अंदर अच्छा, वो वोट्स नहीं है, वो इनके माइनस होंगे, तो ये फर्दर नीचे जाएंगे। और हमारे साथ जो आज़ाद अरकान है वो हमारे साथ आएंगे, और जो है माविया आजम साहब जो उस तरफ चले गए थे वो इंशाल्लाह ताला वो भी देखेंगे कि हमारे साथ वो चले हैं 3 साढ़े 3 साल, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ आएंगे। तो हमारे पास वो
4 की नहीं, और वैसे यावर साहब अगर सिर्फ मुआविया साहब की एग्जांपल ले ली जाए या किसी भी ऐसे इत्तेहादी की जो आपको छोड़कर गया हो, आपको लगता है कि दोबारा से उसकी तरफ जाना या उसकी तरफ देखना ये ठीक होगा यावर साहब? देखिए, हमारे पास जो आज़ाद अरकान थे ना, तो उनको हर कोई अपने हल्के के अंदर तरक्याती काम करवाना चाहता है कि उसके हल्के के अंदर काम हो। ये अच्छी रवायत नहीं होती कि आपके साथ खड़े होके दूसरी तरफ चले जाएं। अगर उनने पार्टी ज्वाइन कर ली हो, इधर इन लोगों ने जो ये आज़ाद हैं, अभी तक इन लोगों ने पार्टी ना नून ज्वाइन की है ना पीटीआई ज्वाइन की है, तो उनको अप्रोच करना फिर उस लिहाज से आप ये तो समझिए कि आपको हमारा- क्यों लगता है कि ये आजाद अराकीन उस पार्टी का साथ देंगे जो मरकज में भी अपनी हुकूमत खो बैठी है यावर साहब? देखें, पंजाब की बात बिल्कुल डिफरेंट होती है। पंजाब पूरे पाकिस्तान का दिल है और यहाँ पे फिर ये सूबाई एमपीएज हैं, ये एमएनएज नहीं हैं। वो अपने हल्के में काम करवाने जो गुजराला करवा सकता है। फिर आप ये देखें कि जब आप इनको दोबारा अप्रोच करते हैं तो आप प्रॉपर एक अच्छा प्रपोजल दे दें जो उनके एक विन विन सिचुएशन होती है, तो उसके अंदर अभी वो फिर आपके साथ आ सकते हैं। जो माविया आजम साहब है, उनका जो इशू है वो एक अलग पार्टी है, वो हमारे साथ थे। फिर वो अच्छा यावर साहब, एक बात जो आपसे पहले मैं और शहबाज साहब डिस्कस कर रहे थे कि इस फैसले की रोशनी में जो आईने पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद की प्रोविजन है वो प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने डिसफंक्शनल कर दी है, यानी अदम एतमाद की जो ऑप्शन है वो तो एक्सरसाइज ही नहीं हो सकेगी ऐसे यावर साहब? देखें, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उसका कैसे तरीकाकार कैसे? है ना, उसका एक इखलाकी तरीकाकार है, उसका एक जरूरत नहीं अखलाकी नहीं सर, आइन में लिखा है कि अगर कोई लीडर ऑफ द हाउस अपने मेंबर्स की जो एतमाद है वो खो बैठता है तो वो उसके खिलाफ वोट करके उसको हटा सकते हैं। ये जो लफ्ज अखलाकी है ना सर, इसको जरा साइड पे कर दें, क्योंकि कानून और आइन अखलाकियात पे नहीं रिटन वर्ड्स पे चलते हैं यावर साहब। आपने बात सुनी नहीं जी जी, मतलब हमने पॉलिटिक्स को साफ करना है, हमने पार्लियामेंटेरियंस का एक तकद्दुस बहाल करना है कि ये बिकाऊ मंडी में बैठने वाला माल नहीं है कि जो आदमी बोली लगाएगा वो खरीद लेगा। यहाँ पे जो इत्तेमाद वाली बात है, जितनी बातें हैं वो कैबिनेट में बैठ के अगर की जाती और किसी वक्त में बैठ के की जाती ना तो अच्छी लगती है। सिर्फ पैसे के एवज जब ये बातें करते हैं तो वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने किया ये है कि उनको बोला है कि आपका वोट दोबारा कभी काउंट नहीं होगा अगर आप अपनी पार्टी से हट के देंगे। कोर्ट का ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की प्रोविजन की रूह की खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, देखें, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इतना नंगे तरीके से खरीदो फरोख्त चल रही थी। ये लोग जो कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, ये इनका मकसद ये होता है कि हमारी वोट को इज्जत दो, किसी और की वोट को इज्जत मत दो। जब तक हमें मिलती रहे सब ठीक है, जब हमें ना मिले तो आईने पाकिस्तान में वो जो अदम एतमाद की प्रोविजन है वो कैसे एक्सरसाइज होगी? वो इस तरीके से एक्टिव हो सकती है कि अगर अभी वोट नहीं कर सकते हैं और वो काउंट नहीं होगा, वेल एंड गुड, कम से कम अभी उस तरफ नहीं जा सकते। अभी चीज आएगी एक लॉन्ग टर्म, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आपके अपने हल्के के अंदर काम जो आपने किया है, लोगों के साथ जो रब्त रखा है कि आप करेंगे रिजाइन अगर आपने उस तरफ जाना है और आप फिर बाई इलेक्शन लड़ें और फिर आप उस नहीं रिजाइन क्यों करेंगे? क्या रिजाइन के बाद जो दोबारा जिमनी इंतखाबात होंगे उन पर कौम के करोड़ों रुपए नहीं लगे हुए? आप अरकान पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाना चाहते हैं कि उनका पार्लियामानी लीडर कहे स्याह तो वो कहें स्याह, वो कहे सफेद तो वो कहें सफेद, उसकी अपनी कोई राय नहीं है यावर साहब? ऐसे नहीं होता है। जो लोग इख्तिलाफ राय रखते हैं अपने लीडर के साथ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जो बात वाजे की है कि आप अपनी वोट बेच नहीं सकते इसलिए कि वो काउंट नहीं होगी, तो बिकाऊ वाला माल तो इंशाल्लाह ताला वो खत्म। अभी जो बात आएगी कि अगर मैंने अपने हल्के में काम किया हुआ है, अपने लोगों के साथ रब्त रखा है, एक तरीकाकार से मैं चला हूं जिससे लोग सेटिस्फाइड हैं, और अगर मैं अपने लीडर से खुश नहीं हूं, नाखुश हूं, तो मैं क्योंकि वोट तो बेच नहीं सकता, तो फिर दूसरा तरीकाकार। शहबाज साहब आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे यावर साहब की बात पे? मैं तो बस यही कहूँगा कि इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए और बाकायदा आर्टिकल 17 को जो है इसमें एलोबरेट किया जाना चाहिए कि क्या जो फिर अदम एतमाद है इसको किस तरह लाया जाए, इसकी क्या इसको किस तरह इसको वो कह रहे हैं कि वो रिजाइन करें, अखलाकी तौर पर रिजाइन करें। देखें, रिजाइन से तो फिर ज़िमनी इंतखाबात है, फिर अदम एतमाद तो नहीं है ना। वो ज़िमनी इंतखाबात का एक और वो तरीक़ेकार है। अदम एतमाद
मैं ये कहता हूँ कि इसमें देखें, हर काम सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं ना करना, ये हमारे जो कानून साजी वाले जो इदारे हैं उन्होंने करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट यावर साहब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं शहबाज साहब के सप्लीमेंट्री इलेक्शंस के लिए भी आपको 60 दिन का पीरियड चाहिए होता है, तो उससे तो तहरीके अदम एतमाद जो है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ के टाइम के लिए लटक जाएगी। यावर साहब बात कोई नहीं की, मैंने बात इखलाक पे मबनी की कि जहां पे हमारे सियासतदान इतने गंदे हो चुके हैं, उनको कहते हैं यार ये तो बिकाऊ माल है। हम लोग अगर 2.5 लाख 5-5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोगों को ये देखना चाहिए ना कि हम किस पार्टी से इलेक्ट हो गया, किन लोगों ने हमें वोट किया। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इखलाकियात का एक अगला दर्जा है कि जहां पे अगर मेरी इख्तिलाफ राय हो गई बनिस्बत कि मैं अपना वोट दूसरी तरफ दूं, अपने हल्के इंतखाब से हटकर बेहतर है कि मैं करूं रिजाइन और फिर मैं बाई इलेक्शन में जाऊं। आप जब रिजाइन करेंगे आपका वोट तो फिर अच्छा यावर साहब, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। आपको नहीं लगता कि आप और मैं आईने पाकिस्तान के अनडिफाइंड ग्रे एरियाज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आइन कोई अल्लाह का भेजा हुआ सहीफा तो नहीं, उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, क्योंकि जब लोग इस तरीके से आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मूव के अंदर रहते हुए, उस सर्कल के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर रहते हुए कि ये हो सकती है और फिर पैसे लेते हैं, तो उस चीज को खत्म करने के लिए मैं ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब, हमें वक्त देने के लिए। कह रहे थे कि आईने पाकिस्तान कोई सहीफा तो नहीं, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। मुझे साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ याद आ गए। वो कहा करते थे कि आइन क्या चीज़ है, 4 सफ़ों की किताब है, मैं जब चाहूँ इसको उठाकर कूड़े की रत्ती में फेंक दूँ। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर रंग की स्पेशल ट्रांसमिशन के ऊपर हम मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर, जिसके नतीजे में पंजाब असम्बली के 25 अराकीन जो हैं वो डी सीट हुए हैं और उसके बाद अब पंजाब की सियासत में एक भौचाल पैदा हो चुका है। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है मोहतरम मियाँ इमरान अरशद दे, सीनियर एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, कानूनी मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। इमरान, आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तहरीके अदम एतमाद की प्रोविजन मौजूद है वो प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल नहीं हो गई? इमरान जी बिल्कुल प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो गई है। उसकी वजह यह कि अब मुझे तो ये एक नया आईनी बहरान नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपने 25 लोगों को जो मुनहरिफ अरकान थे उनको डी सीट कर दिया, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। वजह क्या है कि लोटा कहीं से भी आए उसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। एक साइड तो है इसका ब्राइटर पहलू, लेकिन एक डार्कर पहलू जिसकी आप बात करें जी। वो बहुत खौफनाक है कि आने वाले कल में अगर 2 जमातें पार्लियामान में मौजूद हैं तो फिर इस क्लॉज की क्या जरूरत है, और उन अरकान का जमीर कभी नहीं जागेगा, बल्कि सिर्फ उनका वोट आपने जब स्टार्ट में ले लिया, आपके टिकट पर वो जीत के आ गए, तो फिर 5 साल वो आपके बाप के मुलाजिम, फिर तो वो रोबोट हो गए। जो आप कह देंगे करें तो वो उस पर वोट लगाएं, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो दिस इज द बिगर प्रॉब्लम। आने वाले कल में ये एक बड़ा अजाब बन के अच्छा इमरान अरशद साहब, पाकिस्तान एक करप्ट सोसाइटी है, गरीब सोसाइटी है, अमीर गरीब में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई हुकूमती रुकन या अपोजिशन का रुकन दूसरी पार्टी की जानिब जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ये पैसे लेकर गया होगा। उस पैसे लेने को तो आप साबित नहीं कर सकते, लेकिन अगर वाकई कोई पार्लियामेंट का ऑनरेबल मेंबर ये समझता है, जैसा कि आपको डोनाल्ड ट्रंप के दफा याद होगा कि जो रिपब्लिकन्स की एक बड़ी तादाद थी कांग्रेस में, वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद करती थी, उसकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करती थी, लेकिन उनकी जो असेंबली रुकनियत थी वो बरकरार रहती थी, और यही डेमोक्रेसी का हुस्न है। इमरान देखिए, एक चीज जिसके खिलाफ खान साहब भी और बाकी बहुत सारे लोगों ने बात की, हम भी करते रहे, बादशाहत। फर्क क्या हुआ कि माजी में बादशाहत इक्तदार और हुकूमत के साथ चला करती थी, अब वो बादशाहत शिफ्ट हो गई है पार्टी लीडर की तरफ। पार्टी का हाकिम तो जो है ऐसा नहीं होना इक्तदार में होगा, बादशाहत तो नहीं होनी चाहिए। पंजाबी कहते हैं चमदियां चलाएगा। हाँ, चांदी हो गई आजाद उम्मीदवारों की। आने वाले कल में सबसे महंगा बिकेगा वो आजाद उम्मीदवार जो किसी पार्टी से टिकट लेकर नहीं आया, लेकिन वो आपके साथ कोलिशन में है। अगर कल को आपको गिराना पड़ेगा तो वो सबसे कीमती, वो अच्छा फर्ज करें कि आजाद उम्मीदवार नहीं है ऐवान में,
100 के ऐवान में 52 हुकूमती अरकान है, 48 अपोजिशन के है, कोई इत्तेहादी नहीं है। ऐसे में तहरीक अदम एतमाद कहां गई? फिर तो अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं है, एतमाद ही काफी है। नहीं तहरीक होगी नहीं, अदम possible अगर ही नहीं, तहरीक आज अदम practice ही नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है कि मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, दुनिया की कोई भी तहरीक अदम एतमाद मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर इमरान अरशद साहब कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन 97 में जिस वक्त इस पे काम किया गया था एंटी फ्लोर क्रॉसिंग लॉ पर, तो वो भी एक टारगेटेड गोल रख के किया गया। जी हाँ, और आज वो प्रॉब्लम सामने आ ये गया है कि हमने हमेशा कानून साजी की है इन द लॉन्गर रन के लिए, नहीं अपनी हुकूमतें बचाने के लिए। तब हुकूमत बचाने के लिए और हुकूमतें गिराने से रोकने के लिए एंटी फ्लोर क्रॉसिंग लॉ को इस तरीके से इंप्लीमेंट करवाया गया था। आज 2022 में उसी का शिकार हमजा शहबाज होता नजर आ रहा है। अच्छा चलें, ये तो हमने डिस्कशन कर ली, इस पर शहबाज साहब ने भी अपने। मुझे इमरान ये बताइएगा कि अब क्या हमजा शहबाज जो हैं, अगर उनके पास से 25 लोग गए हैं तो 25 लोग पीटीआई के भी गए हैं, यानी उनका नंबर उतना ही माइनस हो गया है। अगर आप एक 5 किलो के बाट में 2.5 किलो डाल दें और 2.5 किलो निकाल लें तो 5 किलो तो वही रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज अभी तक वजीर आला हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, दोनों पार्टीज, दोनों फ्रीकैन क्लेम कर रहे हैं कि वो पहले से ज्यादा ओपिनियन पूछ रहा हूं, हमें उनको समझना पड़ेगा। हाँ। सबसे कीमती वो चांदी हो गई ना, चांदी इस वक्त एक बार फिर से दोबारा चौधरी बरादरान की तरफ उसने रुख कर लिया है। परवेज इलाही और शुजात साहब का जो कंसेंसस है वो अब मैटर करेगा। अगर शुजात साहब परवेज इलाही का साथ दे देते हैं तो कहानी उधर चली जाएगी, और अगर वो अपने पॉइंट पर खड़े रहते हैं तो हमजा मुस्तहकम नजर नहीं। काफली के कितने वोट हैं? 10 काफली के 10 वोट 10 वोट आप डाल दें, 141 के अंदर 151 बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल मेजॉरिटी है, जो सर मरकज के अंदर अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं तो लोग चाहेंगे कि वो उनके बेटे को खुशनुदी के लिए, जो पाकिस्तान की रिवायत है, अपने काम करवाने के लिए स्टैट्स में चाहत छोड़ दें, स्टैट्स में चाहत छोड़ दें। इट इज प्योरली पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स है, ये मफादात का एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स है। एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स में जिसको जहां पर आपको याद नहीं है परवेज इलाही साहब का वो आना जाना, तमाम फरीकैन का इनकी तरफ आना, हुकूमती जमातों का इनके पास आना, ये सियासत है। हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। हमें अभी तो आपको क्या लगता है कि अब हमजा शहबाज जो है उनको वजारत आला का मनसब छोड़ना पड़ेगा और परवेज इलाही वजीर आला बन जाएंगे? व्हाट आई बिलीव वी मस्ट वेट। हमें प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं, वो प्रेडिक्शन क्या है? वो प्रेडिक्शन क्या है? वो प्रेडिक्शन ऑब्वियसली ये है कि हमजा सस्टेन करेगा। शहबाज साहब हमजा सस्टेन करेगा? मेरे ख्याल से अब तो ये जो है नंबर गेम्स पे फिर आ गई बात। अब देखते हैं कि दोनों जो है दोनों तरफ से कौन कौन चेंजर हैं। आपको पता है कि उसमें अब तो दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जो आज से चंद हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ था। अच्छा शहबाज साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब चौधरी परवेज इलाही के साथ मौजूद है, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं देखते हैं। जी अयाज। मौजूद हूँ स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के साथ। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है उसके बाद आइंदा पंजाब असेंबली की क्या सूरत हाल होने जा रही है, जो पीटीआई के डी सीट हुए हैं अरकान असेंबली, उसके बाद पार्टी पोजीशन क्या होगी, जानते हैं चौधरी परवेज इलाही से। चौधरी साहब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि 25 अरकान पीटीआई के डी सीट हो गए जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। अब जो 30 मई को आपने इजलास रख किया है उसमें आपकी यानी अब मुतहदा अपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए जी, उसमें यही है कि अभी हम मशवरा करेंगे, इमरान खान साहब से भी मशवरा होगा, उसके बाद फिर सारी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी हमारे जो केसेस हैं आज मुखला से, उनके साथ भी मीटिंग हो रही है, आपके सामने अभी बैठे हुए हैं। तो वो हम जिसमें इनके ओथ को चैलेंज किया है, क्योंकि नेशनल असेंबली का स्पीकर कैसे होता है, वो चैलेंज किया है, गवर्नर साहब ने भी, मैंने भी किया है, पीटीआई ने भी किया है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हमने चैलेंज की हुई है, उनके भी फैसले आने हैं नेक्स्ट वीक, तो वो सारा कुछ बैठ के कर लें। क्योंकि पहला मैंने जो इजलास रखा हुआ है वो तो 30 का है, हो सकता है उससे पहले हम सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लें, तो 2-4 दिन ऊपर भी हो गए। चौधरी साहब आपने तो जो इंतखाब हुआ था, जो डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त नज़ारी ने किया था, उसको भी चैलेंज कर रखा है कि वो गैर आईनी है। हाँ जी, तो उसी को किया है ना चैलेंज, उसको चैलेंज कर रखा है, उसके भी आपको इंतजार है फैसले का? हाँ जी, वो उसकी डेट 2-4 दिन ऊपर भी हो गए। चौधरी साहब आपने तो जो इंतखाब हुआ था, जो डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त नज़ारी ने किया था, उसको भी चैलेंज कर रखा है कि वो गैर आईनी है।
हाँ जी, तो उसी को किया है ना चैलेंज। उसको चैलेंज कर रखा है, उसके भी आपको इंतजार है फैसले का? हाँ जी, वो उसकी डेट पड़ गई है 25 तारीख को, और आप उम्मीद रखते हैं कि वो फैसला भी आपके हाथ? इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर ये दोबारा इंतखाब होगा वज़ीर पंजाब का, क्योंकि आईनी अमूर? जी हाँ, उसके बाद तो इंतखाब तो होना ही होना है। और उसमें आप समझते हैं तो पहले इंतखाब ही नहीं ना, मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के पास अक्सरियत है पंजाब असेंबली में? बिल्कुल आपके सामने है। 193 थे जब ये पहला इलेक्शन था पीटीआई और हमारी, उसके बाद इनके थे 162, तो वो फर्क आप देखें ना। उसके बाद ये 26 ये 20-25 लोग ये फारग हो गए, फॉर लाइफ फारग हो गए। अब दूसरे जो हैं जिसमें नए हमें 2 मिनॉरिटी और 3 अखवाती मिलेंगी, 5 ये मिल गए, और फिर 7 ऐसे वोट हैं जो नॉन लीग के पहले वोट नहीं डाले। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही हमारे साथ मौजूद थे और वो बड़े पुरुमीद हैं कि पंजाब असेंबली में दोबारा वज़ीर पंजाब का ना सिर्फ इलेक्शन होगा और उसमें पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का जो उम्मीदवार है, जो कि चौधरी परवेज इलाही थे, वो काम। ये वो चौधरी परवेज इलाही हैं जो एक अजीबो गरीब ओहदे डिप्टी वजीर आजम के ऊपर भी फायज रह चुके हैं। ये 5 साल पंजाब के वजीर आला भी रह चुके हैं और वजीर आला रहने के बाद उन्होंने दोबारा से स्पीकर पंजाब असेंबली बनना भी कबूल कर लिया और अब वो इस उम्मीद में हैं कि वो दोबारा से वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। मुझे बताइएगा शहबाज साहब कि अगर ये जितनी बातें कर रहे हैं, अव्वल तो उनका चांस कम है, लेकिन अगर परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई ने पंजाब को वापस हासिल कर लिया इंपोर्टेड हुकूमत से और गद्दार हुकूमत से। शहबाज साहब, ऐसा ही है। अगर ऐसा हो जाता है, परवेज इलाही साहब दोबारा जो है अपनी वज़ीर आला जो उन्होंने पहले भी कॉन्टेस्ट किया था, इलेक्शन में हिस्सा लिया था, अगर वो अब इस दफ़ा वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर तो आपको साफ नज़र आ रहा है इसमें कि जो इस वक्त कि वो पंजाब जो हुकूमत अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब बन जाते हैं तो ओबियसली सर फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त फिर जो है जो तहरीक इंसाफ टर्मोइल में कमी नहीं होगी, इजाफा होगा। जी, तहरीक इंसाफ सर फिर आपको प्रिवेल कर रही है, आपको फिर समझ, यानी कि फिर हमें समझ आ रही होगी कि जो है इसमें वाकई ही जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसका नारा लगाया जा रहा है। इमरान अरशद साहब, चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो इस वक्त अजीबो गरीब मकमसे का शिकार है। एक तरफ उनकी ख्वाहिश है और दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा है, साबिक गवर्नर, वो ये कह गए हैं कि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा था वही असल में अपनी जगह पर गलत था, वही जो है मैं नामंजूर करता हूँ। तो अगर वो नामंजूर का इनका ये भी मौक़िफ़ है और चौधरी परवेज इलाही का भी मौक़िफ़ है, हम किसको माने? देखिए, दोनों मौक़िफ़ मानने पड़ेंगे। वजह क्या है कि जो पहली बात आपने की परवेज इलाही साहब वाली, वो बहुत जो आपने साबका सीएम वाली बात की बुज़दार साहब वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टार्ट में ही एक मखमसा क्रिएट किया गया था और उसी पर ये वो बुनियाद है, ये तमाम इमारत जो है लैकुनास की उसके ऊपर खड़ी हुई है। एक चीज की तरफ आपको तवज्जो दिलवाना चाहूंगा जिस पर हम नॉर्मली उसको उस तरीके से नहीं समझ रहे। 25 मुनहरिफ अरकान जो डी सीट हुए हैं, इनका कसूर क्या था कि इन्होंने अपनी पार्टी की मुखालफत में वोट दिया, इन्होंने अपने ज़मीर की आवाज पर वोट दिया, इन्होंने अपनी पार्टी की मुखालफत में वोट दिया था ना। एक वोट और एक कैंडिडेट भी बिल्कुल इस कंडीशन में खड़ा हुआ है जिसका नाम परवेज इलाही है। पार्टी कहां खड़ी है आप देखें ना, पार्टी की लीडरशिप उनके बड़े कजन है शुजात साहब, पार्टी लीडरशिप जो है वो खड़ी है। इमरान साहब ये भी तो हो सकता है ना, इमरान साहब तो ये भी कर रहे हैं। इमरान साहब ये भी तो हो सकता है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने जानबूझकर फैसला किया हो कि हम आधे उधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, दोनों सूरतों में हम हुकूमत में रहेंगे। यानी वो मिसाल वही बन गई ना, साडा साडा ओ तो थोड़ा ओ। हाँ, यानी कि अगर काफ लीग इनहराफ करे तो वो एंटी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर बाकी कैंडिडेट भी अगर जलील शर्कपुरी साहब इनहराफ करें तो वो भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। अगर जहांगीर तरीन 2018 के जहाज भर भर कर लाएं, उनको पीटीआई के दुपट्टे पहनाएं, वो भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। इमरान, बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जी ये इंसाफ और ये तमाम मामलात ना बाय चॉइस चल रही हैं। मेरा सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर शुजात साहब एक पार्टी की तरफ खड़े हैं और पार्टी डिसिप्लिन ये कह रहा है कि जनाब पार्टी इधर वोट करेगी, तो आपकी ही पार्टी का एक मेंबर जो कि आपका कजन है यानी परवेज इलाही, वो उम्मीदवार बन के खड़ा हुआ है। शहबाज साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सारी कंफ्यूजन है ये एस्टैब्लिशमेंट की अंदरूनी लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो मुतहारिब धड़े हैं उनकी जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं, ये सब कुछ उसकी मैनिफेस्टेशन है और इसके अंदर किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है कि ऐसे में हमें इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की जरूरत है और ये एक दूसरे के पीछे से कुर्सियां खींच रहे हैं। शहबाज साहब,
सर आज तक यही हुआ है जो इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा है। आपको पता है कि अगर जब तक नहीं, तब एस्टेब्लिशमेंट एक हुआ करती थी, आजकल सुना है 2 हैं। ऐसा ही है, जो आजकल रूमर्स हैं वो तो यही शो कर रहे हैं कि जो उसमें आपस में भी उनमें कोई मसले मसाइल पैदा हुए हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ सर, मेरे ये एक क्वेश्चन है, क्या अब जो वज़ीर आला के लिए वोट डाले जाएंगे दोबारा से, अगर इस तरह होता है तो क्या उसमें मुनहरफ अराकीन जो हैं उसमें वोट नहीं डालेंगे? ये वो तो डी-सीट हो गए ना। नहीं सर, वो तो पीटीआई के हुए ना। नए मुनहरिफ अब जो नए मुनहरफ फिर दोबारा पैदा होंगे, लोग इधर से उधर जाएंगे। सर ये सर मसले का हल नहीं तो है। ये तो ना रुकने वाला सर ये ना सिलसिला रुकने वाली जो जंग जो है स्टार्ट हो गई इस वक्त, ये मसले का हल है ही नहीं सर। मसले का हल है कानून साजी। यानी इसका मतलब ये है कि हम टॉस करके फैसला कर लेंगे या कौन वज़ीर आला बिल्कुल है। बिल्कुल सर, अगर अब इसमें जब तक कानून साजी नहीं होगी तब तक ये मसले का हल ही नहीं होना। अब हमारे पारे जो कानून साज इदारे हैं सर, वो देखें ना, वो अपनी 5 साल जो उनका कैरियर होता है वो एंजॉय करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। क्या मुल्क में क्या इसका फ्यूचर के लिए हमें क्या करना चाहिए, टीएडीए, पेट्रोल टीएडीए और सब पीआईए की टिकटें। इतनी बदकिस्मती हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ। आप अंदाज़ा करें 5 साल गवर्नमेंट जो है वो इंजॉय कर रही होती है, उनका जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं जो उनके मुफादात के मुताबिक चलती हैं। सर इस तरह तो नहीं, हर काम अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हर काम सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे लग रहा है। चले हम अब इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं। इमरान आज मुल्तान के अंदर जलसा भी करने जा रहे हैं खान साहब, और ये उनकी इस कैंपेन का आखिरी जलसा है जिसमें उनका ये कहना है कि वो इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च के लिए तारीख का अनाउंस करेंगे। आप समझते हैं वो ऐसा करेंगे इमरान? अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये एक बड़ा अपसेट क्रिएट करेगी इस सिचुएशन में, और पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक, मजीद इंस्टेबिलिटी। एग्जैक्टली आपकी महंगाई, गरीब आदमी, हारी मजदूर का काम नहीं चल रहा, ये सिचुएशन होगी। रजतों के बच्चे अपनी लग्जरी गाड़ियों में बैठकर वहां जरूर पहुंचेंगे, लेकिन भूखा गरीब आदमी जो है उसका कबाड़ा हो जाएगा, वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा गहरी दलदल में गिर जाएगा। लेकिन मुझे खान साहब से कभी यकीन है कि वो ये जरूर करेंगे, वो इससे बाज नहीं आएंगे। वजह क्या है कि इक्तदार गया हुआ है और उसकी वापसी ज्यादा अहम है और ज्यादा जरूरी है। रहनुमा पीटीआई नदीम बारा हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम बारा साहब, आज तो आप बहुत खुश होंगे, क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले पे? मैं समझता हूँ कि आज एक तारीखी दिन है। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे भाई जो बता रहे थे कि लोटे बनते रहे, ज़मीर फरोशी होती रही, मंडियां लगती रही, ये सब कुछ होता रहा, पिछले दौर में भी होता रहा। लेकिन सबसे बेसिक जो बेहतरीन बात है वो ये है कि किसी लीडर ने कभी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का अमली काम नहीं किया। इमरान खान साहब ने केपीके में 20 लोगों को पिछले दौर में निकाल के ये शुरुआत की कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब भी जो 25 लोग ज़मीर फरोश हुए हैं, अपने ज़मीरों को उन्होंने बेचा है, और जिसकी टिकट पे अपना इलेक्शन जीत के वहां से आए हैं उसे नदीम बारा साहब, ये जब आप कहते हैं कि मंडियां लगती रहीं, लोग कहते हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के पास इतना पैसा है कि आधे पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा रकम उनके पास, दौलत उनके पास मौजूद है, तो उन पर मंडियां लगाने का या उन पर पैसे लेने का इल्जाम कुछ मज़ाहिका खेज सा नहीं लगता नदीम बारा साहब? नहीं, मेरी बात सुने। आज तक जहांगीर तरीन, अलीम खान, एक पहले सुना करते थे कि जहांगीर तरीन, अलीम, वो तो पहले इमरान खान साहब के किचन फाइनेंसर थे ना। जहांगीर तरीन की जो गाड़ी थी LEZ-1 वो खान साहब यूज किया करते थे। वो जलसों के खर्चे, वो आज वो नहीं है तो जलसों के खर्चे, वो तब भी पार्टी फंडिंग करके सारे काम करती थी, आज भी पार्टी फंडिंग करके सारे काम कर रही है, फॉरेन फंडिंग। लेकिन ये है कि ये एक जो ज़मीर फरोश है उनको एक मैसेज चला गया जमहूरियत की। अच्छा, ये जो आप लोगों ने पिछले 2.5 साल से जलील शर्कपुरी और उनके 6 साथी ज़मीर फरोशी जैसे मिलते जुलते संभाल कर रखे हुए हैं, आपकी दफा ये ज़मीर फरोश हलाल होते हैं नदीम बारा साहब? जी, हमने आजाद जो उम्मीदवार थे उनको अपने साथ शामिल किया था। नहीं, आपके पास नून लीग के लोग भी है ना 6? नून लीग के लोग किसी जगह पे हमने उनसे वोट लिया, बता दें? नहीं, आपने रखा हुआ है ना उनको अपने पास? ओ भाई, आप लोग किस एग्जैक्टली आपने उनको अपने पास रखा हुआ है ना? आप वोट लिया, उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, उन्होंने अपने हलके के अंदर काम करवाए, शमूलियत नहीं की, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत नहीं की, और ना ही बेशुमार लोग ऐसे थे जो आना चाहते थे, हमने नहीं लिए थे, हालांकि कमजोर हुकूमत थी हमारी। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बारा साहब। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हेडलाइंस होगी, फिर हम वापस आएंगे। स्टे विद अस।